तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत का संवैधानिक विकास भाग 2। भारत का संवैधानिक विकास भाग 1 हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने कवर कराया है। पिछली वाली क्लास की अगर हम बात करें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसको, पिछली वाली क्लास को। तो पिछली वाली क्लास में जो हमने कराया था वो ये कराया था कि भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आज्ञा किसने दी, किसकी आज्ञा लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो निर्माण हुआ था वो किस कारण हुआ था। मैंने बताया था कि 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले शुरुआत हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो इस कारण हुई थी कि आप ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, निर्माण किया गया था इसका। थोड़ा सा बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो भारतीय संविधान की शुरुआत भी वहीं से मानी जाती है। भारतीय संविधान की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की बात करें तो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 1599 को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आज्ञा मिली और 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके तैयार हो गई। और इसमें सबसे पहले जो इसके भागीदार थे 217 सदस्य थे। इसके 217 सदस्य इसके कुल भागीदार थे। जो इसकी जो कुल पूंजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो थी 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड। ठीक है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और इसकी जो समय अवधि थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसकी जो समय अवधि थी वो केवल 15 वर्षों के लिए थी। यानी 15 वर्षों के लिए आज्ञा लेकर के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा लेकर के ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से निकले। ये यहाँ पर 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी और शुरुआत के लिए कहा गया था कि आप 15 वर्षों के लिए ईस्ट के देशों में जाइए और उनके साथ व्यापार कीजिए। तो यहीं से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही भारतीय संविधान का भी विकास माना जाता है। यानी संविधान के विकास, भारतीय संविधान का विकास तो प्रारंभ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से और इसकी समाप्ति होती है 26 जनवरी 1950 को। अब ये 26 जनवरी 1950 तक आते आते संविधान कई चरणों से होकर गुजरा। ठीक है, इसके कई सारे पड़ाव थे जिन पड़ावों से होकर गुजरा। कल वाली क्लास में हमने कुछ पड़ाव कराए थे, यानी कुछ पिछली वाली वीडियो में कुछ एक्ट कराए थे। किस एक्ट के तहत कहाँ पे कौन सा एक्ट बना था, सबसे पहला एक्ट कौन सा आया, तो सबसे पहला एक्ट आया था 1600 ईस्वी का एक्ट। ठीक है, उसके बाद 1726, फिर उसके बाद 1771, उसके बाद अब पिछली वाली वीडियो में जो हम करा चुके हैं उससे नेक्स्ट ये है भारत का संविधान विकास भाग 2। भाग 1 हम पिछली वाली वीडियो में करा चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं जरा अभी। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान किन किन पड़ावों से होकर गुजरा, किन किन चरणों से होकर गुजरा, तो उनमें 1833 का एक चार्टर एक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले एक एक्ट आया था जिसका नाम था 1833 का एक्ट। ठीक है, 1813 का एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। और उसके तहत क्या क्या गया था, 1813 का जो एक्ट आया था, 1813 का एक्ट, इसमें यह कहा गया था कि जो ईसाई मिशनरी थे अब वो ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करने के लिए उन्हें आज्ञा दे दी गई। तो 1813 के एक्ट की अगर हम बात करें, 1813 के एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं। तो 1813 के एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो ईसाई मिशनरी थे अब उन्हें भारत में खुले रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आज्ञा दे दी गई। ठीक है, कि आप ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं 1833 के एक्ट के तहत, 13 के एक्ट के तहत। 1813 के एक्ट के तहत ही ये कहा गया था कि जो अन्य देशों के साथ व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया था। केवल एक व्यापार को छोड़ करके, चीन के साथ एक व्यापार था जिससे चाय का व्यापार होता था, उस व्यापार को छोड़ करके बाकी सब के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया। और यहीं पर ही इसी एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत ये कहा गया था कि हम भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे 1813 के। अब उसके बाद 1833 का एक्ट बनता है, चार्टर एक्ट 1833। अब चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था इसका। तो यहाँ पे की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है,
और भारत का गवर्नर जनरल क्यों कहा जाने लगा यहाँ पे, क्योंकि पहले जो मैंने बताया था कि जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। पिछली वाली क्लास में मैंने कराया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर होते थे, उनके गवर्नर को अब उन गवर्नरों को अब बंगाल के गवर्नर के अंडर कर दिया गया था। अब उस गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे, वो बने थे विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, याद रखना। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद, यानी इसी एक्ट के तहत, यही इसी को थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को इसी के तहत भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के पद को ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का पद बना दिया। मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ गवर्नर होते थे, अब इनको पहले विधायी बनाने की, यानी कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त थी, अब उनको उन शक्तियों से वंचित कर दिया। यानी जो पहले विधायी बनाते थे वो कौन बनाते थे? विधायी का, यानी कुछ कानून बनाते थे, वो बनाते थे आपके मद्रास, बंगाल और मुंबई वाले प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे, इनको विधायी बनाने की शक्तियाँ दे दी गई थी। लेकिन अब केवल ये शक्तियाँ किसके अंतर्गत कर दी? ये केवल भारतीय गवर्नर जनरल के अंडर में दे दी, ठीक है, कि केवल भारत का गवर्नर जनरल ही, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल ही, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के विधायी संबंधी जितनी भी शक्तियाँ हैं, अब कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। इसी एक्ट के तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सबसे पहले सिविल सेवकों में, अब ये किसके लिए थी सिविल सेवक? ये भारतीयों के लिए था। अब इन्होंने कहा था कि भारतीय भी अब खुली प्रतियोगिता के तहत सिविल सेवा में जा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ था? इसका विरोध होने लगा, और विरोध होने के कारण इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके। आगे नेक्स्ट की चर्चा अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो आगे जो आता है 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या किया गया था? इसमें प्रशासनिक और विधायी, यानी जो गवर्नर जनरल होता था वहाँ का, ठीक है, गवर्नर जनरल होता था, जनरल की परिषद जो होती थी, एक गवर्नर जनरल होता था, उसकी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया जाता था। उस परिषद के, ठीक है, उस परिषद में इन्होंने क्या करा था? इस परिषद में तो उसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब इन्हें अलग अलग कर दिया गया, तो इसमें क्या क्या किया गया था? देखिए इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, इसकी परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 और नए सदस्य जोड़े गए, पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। इसलिए गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें ही, इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद भी कहा गया। क्या कहा गया था? भारतीय विधान परिषद भी कहा गया। अब नेक्स्ट की बात करें, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन। देखिए यहाँ भी खुली प्रतियोगिता थी, यहाँ भी खुली प्रतियोगिता थी, लेकिन यहाँ पे चयन के लिए थी, यहाँ पे भर्ती एवं चयन के लिए थी। यहाँ पर अब पूरी तरीक़ा से, ठीक है, भारतीयों को भी किसमें? सिविल सेवा में जाने की छूट मिल गई, अनुमति मिली। और इसके लिए, यानी खुली प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी यहाँ पर, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी 1854 में, जिसे मैकाले समिति कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जिसे मैकाले समिति कहा गया। इसका उद्देश्य ये था कि ये भारतीयों के लिए सिविल सेवा में जाने का सबसे पहले जो आप भर्ती कर सकते हो, चयन कर सकते हो भारतीयों का भी, तो इसके तहत आप क्या जा सकते हो? सिविल सेवा में जा सकते हैं, ठीक है। यहीं पर प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। यानी पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, जो भी मैंने बताया था कि 6 नए पार्षद जोड़े गए थे इसमें, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था। अभी गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, सबसे पहले जो बने थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया था यहीं पर ही। तो उस विधान परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, और उन 6 नए पार्षदों में ठीक है, तो इनको पहली बार, यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। अब इसमें से कौन कौन थे, क्या क्या थे? देखिए,
6 नए सदस्यों में से, जो मैंने बताया ना 6 नए पार्षद जोड़े गए थे अभी, तो 6 नए जो पार्षद जोड़े गए थे उनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा किया जाने लगा। यानी जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे गवर्नर जनरल की परिषद में, जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, अब उनका चुनाव कौन करेगा? बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा इनका चुनाव किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? ये वही 6 पार्षद थे जो 6 पार्षद जोड़े गए थे इसके लिए। ठीक है, और जो केंद्रीय विधान परिषद कहलाई थी, कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से पुकारा जाने लगा उसे, तो यहाँ पर आई। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी इसको कराते हैं, इसको देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ तक जो बने थे वो चार्टर एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब 1853 के चार्टर एक्ट आया था, तो इसी समय, इसी के बाद 1857 में एक बहुत बड़े स्तर पर क्रांति हुई थी भारत में, जिसे प्रथम राष्ट्रीय संग्राम भी बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। 1857 की क्रांति के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, प्रारंभ कहाँ से हुआ था 1857 की क्रांति? 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है मेरठ से, मेरठ के, ठीक है, मेरठ के छावनी में 1857 की क्रांति, और मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है इसके बारे में। तो 1857 की क्रांति बहुत बड़े स्तर पर हुई, और उस 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, इन सब की जांच के लिए अब क्या करा था कि ऐसा क्या हो गया कि यहाँ के जो लोग हैं इतना ज़्यादा, ठीक है, इतना ज़्यादा इनके खिलाफ हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। अब उसके बाद 1853 के एक्ट के बाद यहाँ पर ताज का शासन आ गया। अब ताज का शासन कैसे, देखिए कहाँ से कहाँ तक चला था ताज का शासन। 1858 से 1947 तक ये ताज का शासन रहता है। ताज का, अब देखिए क्यों, पहले तो ये किसके अंडर में रहता था? ये पूरा शासन भारत के गवर्नर जनरल कंपनी के अंडर में रहता था, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी क्षेत्र थे, भारत के जितने भी क्षेत्र थे भारत में, और जिन क्षेत्रों पे अंग्रेज़ों का अधिकार था, उन क्षेत्रों पे जो शासन करते थे वो कंपनी या फिर उनके द्वारा नियुक्त किए हुए गवर्नर जनरल वगैरह ये सब करते थे। लेकिन अब क्या करा था, जो भारत के जितने भी क्षेत्र थे, ब्रिटिश अधिकार के अंतर्गत जितने भी भारतीय क्षेत्र आते थे, अब उन पे जो शासन करना किसने प्रारंभ कर दिया? ब्रिटिश महारानी, जो इंग्लैंड में बैठती थी। अब इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा? शासन किया जाएगा। ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाएगा, जिसे क्या कहते थे? ताज का शासन। प्रारंभ होता है इसका 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो ठीक है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम को एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला, इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। यानी भारत के शासन को, जो पिछली बार जितनी भी पिछले अधिनियमों में यानी एक्टों में जितनी भी कमियां रही थी, या इनके द्वारा जितने भी इनके अधिकारों को वंचित किया गया था, भारत के लोगों के अधिकारों को वंचित किया गया था, उन सब के सुधार के लिए यहाँ पर ताज का शासन लाया गया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब ये पहले एक्ट कहलाते थे, अब ये क्या कहलाने लगे? अधिनियम कहलाने लगे। और भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या था देखिए, इसमें अगर बात करें तो क्या क्या था इसके अंतर्गत। देखिए इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें थी, तो पहला था, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। यहीं पर ही इसी शासन के यानी 1858 के तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, नहीं उसके अधीन चला गया, और गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। और सबसे पहले जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे? सबसे पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो लिख लीजिए आप, लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वायसराय बने। तो यहाँ पर जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। यानी अब जो वायसराय था ये भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सीधा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होंगी उनके बारे में जानकारी इंग्लैंड की महारानी को कौन देगा? अब भारत का वायसराय। ठीक है, तो इसके भारत के गवर्नर जनरल के नाम को बदल करके क्या कर दिया गया था? भारत का वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को समाप्त कर दिया। निर्देशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड जो होते थे, ठीक है, जो 1773 के तहत लागू किए गए थे, तो उसके द्वारा अब यहाँ पर निर्देशक कोर्ट व नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब ये किसके अंडर में दे दिए गए? भारत के वायसराय के अंडर में। ठीक है,
भारत में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ यहीं से माना जाता है। यानी इससे पहले मैंने बताया था यहीं से, भारत में द्वैत शासन प्रणाली को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि द्वैत शासन प्रणाली कहाँ दी गई थी, वहाँ पे दी गई थी द्वैत शासन प्रणाली। इससे पहले जो मैंने बताया था कि निदेशक कोर्ट में नियंत्रण बोर्ड इसको वहाँ पे लागू किया था, ठीक है, कि ये कार्य ये देखेंगे और वो कार्य वो देखेंगे, ठीक है। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी निर्माण किया था उसी समय पे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, द्वैत शासन प्रणाली आई थी, तो इसको यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि अब निर्देशक कोर्ट व नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया। अब ये किसके अंडर में कर दिए, भारत के वायसराय के अंडर में। यानी अब ये जो किसके अधीन कार्य करेंगे, भारत के वायसराय के अधीन कार्य करेंगे। जो भारत के वायसराय प्रथम कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो गया। एक नए पद यानी भारत के राज्य सचिव का प्रारंभ किया गया। यानी किसका प्रारंभ किया गया था, एक नए पद यानी भारत के राज्य सचिव का प्रारंभ किया गया था, सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन में संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। किसमें निहित थी, भारत के संपूर्ण प्रशासन, ठीक है, संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति इसमें निहित थी। किसमें, भारत के राज्य सचिव में। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। यह कौन होता था, यह जो सचिव होता था, जो भारत के सचिव, राज्य सचिव का पद सृजन किया गया था, यानी भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। और इसमें 15 सदस्य होते थे, यानी 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया था। इसी की सहायता के लिए भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया था, यानी पद का निर्माण किया गया था। और उस राज्य सचिव यानी राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का यानी परिषद का गठन किया गया था। परिषद का गठन किया गया, ठीक है। जो इनका काम क्या होता था, जो परिषद जो होती थी इसका कार्य होता था इनको सलाह देना। ये सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। जो परिषद का अध्यक्ष होता था, यानी ये जो परिषद बनी थी, 15 सदस्य परिषद जो बनी थी, अब इसका अध्यक्ष कौन होता था, वो भारत सचिव होता था, इसका अध्यक्ष। यहाँ तक आ गया समझ। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इससे पहले बीच में बहुत सारे अधिनियम आए थे, जैसे कि, ठीक है, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट। तो इससे पहले 2 एक्ट और आते हैं। पहला आता है 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। 1861 के एक्ट की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। 1861 के अंतर्गत क्या हुआ था कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, यानी जो कानून बनते थे उसमें भारतीय भी शामिल होना शुरू हो गए, ठीक है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। जो विधान परिषद होती थी पहले, इसमें क्या होते थे, जो सदस्य होते थे वो शामिल नहीं होते थे, लेकिन इसमें क्या करा था, सबसे पहले 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। उन सदस्यों के नाम कौन थे, एक तो बनारस के राजा थे, दूसरे थे पटियाला के महाराज और तीसरे थे सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया। 1861 के अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की। क्या करी गई थी, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई थी, ठीक है। ये 1861 का जो अधिनियम था उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उसके बाद 1892 का एक्ट आता। 1892 के एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। 1892 का जो एक्ट आया था उसके तहत क्या हुआ था कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद होती थी उनमें सदस्यों की संख्या इंक्रीज करी गई, यानी बढ़ाई गई। इसने विधान परिषदों के कार्यों, यानी विधान परिषदों के जो कार्य होते थे, जो विधान परिषद के कार्य होते थे उनमें वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। यानी 1892 का जो एक्ट आया था उनमें विधान परिषद के जो सदस्य होते थे उनमें प्रश्न पूछना, बजट पर बहस करना, इन सब के लिए अधिकार दिए गए थे। किसके तहत, 1892 के एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत, ठीक है। तो 1892 के कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 1892 के कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगर हम और की चर्चा करें तो इसमें होगा। चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब इसके तहत क्या क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार के तहत क्या क्या हुआ देखिए। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो होती थी
उनका आकार जो पहले छोटा होता था, सीमित होता था, यानी संख्या जब उनकी कम थी, अब उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रारंभ में इनकी संख्या 16 होती थी, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। देखिए हमें लिख भी रखा होगा 60, ये रहा 60। अब इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, पहली बार ही किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। ठीक है, अब पहले विधि सदस्य कौन बने, यानी जो पहले विधि सदस्य बने थे, यानी अब जो कानून बनेगा उसमें भारतीयों की सहमति होना भी जरूरी है। समझ में आ गया सोहन कुमार जी? क्यों विशाल जी, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो पहले विधि सदस्य बने थे, देखिए क्या था इसमें, जो पहले जो कानून बनते थे उसमें भारतीयों से कोई पूछता नहीं था कि कानून कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या हमें यहाँ पे बदलाव करने चाहिए। लेकिन अब क्या था कि इसके तहत अब जो पहले अब जो ये विधायी, यानी जो विधायी जितनी भी वो बनती थी, विधायिका बनती थी, ठीक है, यानी वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद जो बनती थी, उसके साथ एसोसिएशन बनाने के लिए प्रावधान किया गया। और पहले जो विधि सदस्य बने थे वो कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ लिया गया था एक बार कि जो पहले विधि सदस्य बने थे वो कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, तो पता कुछ नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले विधि सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा, यानी अब जो भी कोई कानून बनेगा अब सहमति भारतीयों की ली जाएगी, और उसमें कौन सदस्य थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा, याद रखना। आगे देखिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या करा था, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो पहले से चलती आ रही थी कि राज करो फूट डालो और राज करो की नीति चलती आ रही थी, अब यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करा था, सीधे प्रत्यक्ष रूप से ये लागू कर दिया, डायरेक्ट। ठीक है, यानी मुसलमानों को अब अलग से निर्वाचन पद्धति दे दी यहाँ पर। अब पृथक निर्वाचन पद्धति क्या होती है कि यहाँ पर, ठीक है, जो मुस्लिमों के सदस्य होंगे उन्हें केवल मुस्लिम लोग ही चुनेंगे, अन्य कोई भी उनमें वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी यहाँ पर मुस्लिमों को, और यहीं इसे क्या बोलते थे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और इसका जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। क्या माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे रहा, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इससे पहले जो हुआ था, जैसे बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो 1905 वहाँ भी इन्होंने क्या करा था, फूट डालो की नीति अपनाई थी, लेकिन वहाँ पे जो क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को बाद में रद्द कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा था, मुस्लिमों को अपने फेवर में लिया और उनके लिए क्या कर दिया था, प्रतिनिधित्व दे दी, यानी मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का ऐलान कर दिया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को इसका जनक माना जाता है, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे तथ्य थे, इसके बारे में अगर बात करें 1909 के में, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। क्या किया था? प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। देखिए बताया था मैंने, इसमें कहा था ना कि मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव करेंगे वो मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक माना जाता है। ठीक है, इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। क्या किया था इसने? इसके तहत और क्या हुआ था, इसके तहत जो हुआ था इसके तहत यानी इसी अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत सबसे पहले प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। अब बात करते हैं आगे भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 20 अगस्त 1917 को। देखिए 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा की गई, और इसकी घोषणा का इसका जो उद्देश्य था वो था उत्तरदायी सरकार का निर्माण। ठीक है, उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
1919 में ये बना तथा 1921 में ये लागू किया गया। अब इसके तहत क्या 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 था, ठीक है। अब देखिए इसके तहत क्या था 1919 के अधिनियम के तहत। पहली बात तो 1919 और 1909 के तहत ये पूछ लेता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक इनमें राज्य भारत सचिव थे, दूसरे थे वायसराय, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मॉन्टेग्यू कौन थे, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय। याद रखना, इसमें पूछ लेता है कि चेम्सफोर्ड कौन थे और मॉन्टेग्यू कौन थे। अब इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए केंद्रीय और प्रांतीय, देखिए यहाँ पर आया नहीं था, मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल देता हूँ। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, एवं राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया था, इसका नियंत्रण कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, तो यहीं पर ही आता है। तो प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों के विषयों पर विधान यानी जो कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। ये कि केंद्र अपना कानून अलग बनाएगा और विधान यानी प्रांत अपने कानून अलग बनाएगा, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, यानी कि ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। तो इसने कहा था कि जो केंद्र का केंद्र में जो सरकार का ढांचा है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक है, लेकिन शक्तियाँ अलग अलग कर दी गई इनकी, ठीक है। इसके बारे में जो बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हरीश क्लासेस ब्रोन सर के साथ, और इसके बारे में जो हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए जय हिंद,